सोचिए, मेरठ का एक घर और उस घर के अंदर एक नीला प्लास्टिक का ड्रम रखा है जो ऊपर तक सीमेंट से भरा हुआ है। हाँ। पहली नजर में शायद शायद कुछ अजीब ना लगे, लेकिन जब पुलिस को शक होता है और वो उस सीमेंट को तोड़ना शुरू करती है तो अंदर से जो सच सामने आता है ना, वो सिर्फ उस घर को ही नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। बिल्कुल। और यही कहानी है ब्लू ड्रम मर्डर केस की। एक ऐसा मामला जिसमें मोहब्बत, धोखा और एक बेहद ठंडे दिमाग से की गई हत्या के आरोप हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक ऐसा मोड़ भी आता है जो अपराध और सजा की दुनिया से मतलब कहीं आगे निकल जाता है। वो हमें जिंदगी और इंसानियत के सबसे मुश्किल सवालों पर लाकर खड़ा कर देता है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इसी उलझे हुए मामले की एक एक परत को खोलने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि पुलिस के आरोप क्या हैं, जांच की कड़ियां कैसे जुड़ी और आखिर में इस कहानी में एक नन्ही सी जान के आने से सब कुछ कैसे बदल गया। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हाँ, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये इस बात का भी एक उदाहरण है कि कैसे एक घटना कई जिंदगियों पर असर डालती है, उन पर भी जिनका सीधे तौर पर उस घटना से कोई लेना देना नहीं होता। हम तथ्यों के साथ साथ इसके पीछे के मानवीय और सामाजिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। इसमें 3 मुख्य किरदार हैं। हाँ। पहले है सौरभ राजपूत, पीड़ित, जो पहले मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे। राइट। दूसरी है उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, जो अब इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। और तीसरा किरदार है साहिल शुक्ला, मुस्कान का कथित प्रेमी और इस मामले में सह आरोपी। और पुलिस की थ्योरी, मतलब जो उनका आरोप है, वो बहुत साफ है। उनका मानना है कि मुस्कान और साहिल के बीच एक रिश्ता था और उन्होंने मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटाने की एक पूरी साजिश रची। तो ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, पुलिस के हिसाब से ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा था, एक प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी। और जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम देने का आरोप है वो इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। चार्जशीट के मुताबिक 3 मार्च की रात को सबसे पहले सौरभ को खाने में कोई नशीला पदार्थ दिया गया। जाहिर है ताकि वो किसी भी तरह का विरोध ना कर सकें। बिल्कुल। और ये अपने आप में साजिश की तरफ एक बड़ा इशारा है। किसी को पहले बेबस करना और फिर हमला करना, ये दिखाता है कि अपराधी किसी भी तरह का वो जोखिम नहीं लेना चाहता था। ये ठंडे दिमाग और पूरी तैयारी को दर्शाता है। ये एक लम्हे के गुस्से का नतीजा नहीं हो सकता। और इसके बाद जो हुआ वो इस केस की सबसे खौफनाक जानकारी है। आरोपों के अनुसार हत्या करने के बाद सौरभ के शव के कई टुकड़े किए गए। और यहीं पर इस कहानी का वो भयानक पहलू सामने आता है जिसने इस केस को ब्लू ड्रम मर्डर का नाम दिया। सही। शव के उन टुकड़ों को एक बड़े से नीले प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया और फिर उसे ऊपर तक सीमेंट से भर दिया गया ताकि ना कोई गंध आए और ना ही किसी को कभी पता चल सके। इस तरीके के पीछे की जो मानसिकता है उसको समझना जरूरी है। ये सिर्फ सबूत मिटाने की कोशिश नहीं है, ये किसी इंसान के वजूद को मतलब पूरी तरह से मिटा देने की कोशिश है। सीमेंट में किसी को दफन कर देना ये दिखाता है कि अपराधी पीड़ित को एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक समस्या के तौर पर देख रहा था जिसे हमेशा के लिए खत्म करना था। एक अजीब तरह की क्रूरता है इसमें। हाँ, क्रूरता के साथ साथ एक अजीब तरह की मनोवैज्ञानिक दूरी भी है। शायद उन्हें लगा था कि वो कामयाब हो जाएंगे और किसी को कभी पता नहीं चलेगा। हमारे स्रोतों के अनुसार इस कथित अपराध को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल मेरठ छोड़कर हिमाचल प्रदेश चले गए थे। हाँ, शायद एक नई जिंदगी शुरू करने के इरादे से। बिल्कुल। और उनका हिमाचल चले जाना भी उनकी मानसिकता के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि उन्हें शायद पूरा यकीन था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। उन्हें लगा होगा कि जब तक सौरभ के बारे में कोई पूछेगा या किसी को शक होगा तब तक मतलब बहुत देर हो चुकी होगी। ये उनके आत्मविश्वास को या कहें कि हद से ज्यादा आत्मविश्वास को हाँ, हद से ज्यादा आत्मविश्वास को जाहिर करता है कि वो कानून को चकमा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सौरभ के परिवार ने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस की जांच शुरू हुई और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए वो मेरठ के उस घर तक पहुंच गए जहां से वो नीला ड्रम बरामद हुआ। हाँ। इसके बाद पुलिस ने अपनी टीमें भेजी और 18-19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल दोनों को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। और यहां से केस का कानूनी पहलू शुरू होता है। और ये कोई मामूली जांच नहीं थी। इस तरह के मामलों में जहां शव को लगभग नष्ट कर दिया गया हो, सबूत जुटाना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है।
पुलिस को सिर्फ ये साबित नहीं करना था कि हत्या हुई है, बल्कि ये भी साबित करना था कि ये एक साजिश के तहत हुई है। और इस जांच का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जांचकर्ताओं ने इस मामले में लगभग 1000 पन्नों की एक चार्जशीट अदालत में दायर की है। 1000 पन्ने? हाँ, 1000 पन्ने। ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में चार्जशीट 200 से 400 पन्नों की होती है। 1000 पन्नों का मतलब है कि पुलिस सिर्फ हत्या साबित नहीं करना चाहती, बल्कि वो अपराध से पहले की साजिश और उसके बाद की भी। हाँ, और अपराध के बाद सबूत मिटाने में मदद करने वाले हर किरदार की तरफ भी इशारा कर रही है। इन पन्नों में सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हर किरदार की एक एक हरकत का डिजिटल नक्शा होता है। सैकड़ों कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, बैंक ट्रांजैक्शंस, गवाहों के बयान, सब कुछ। लेकिन एक सवाल है, क्या इतनी लंबी चार्जशीट केस को कहीं कमजोर भी बना सकती है? मतलब क्या बचाव पक्ष के लिए इसमें कोई खामी ढूंढना आसान नहीं हो जाता? ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये अभियोजन पक्ष के केस को बेहद मजबूत बनाती है, क्योंकि वो हर दावे के लिए कई सबूत पेश कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, ये बचाव पक्ष के वकील को भी हर एक पन्ना, हर एक गवाही, हर एक सबूत को चुनौती देने का मौका देती है। एक भी कड़ी अगर कमजोर साबित हुई तो पूरी कहानी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे मामलों की सुनवाई सालों तक चलती है। तो एक तरफ तो ये जटिल कानूनी लड़ाई चल रही थी, हत्या के आरोप थे, 1000 पन्नों की चार्जशीट थी, अदालत की कार्यवाही थी। लेकिन फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जिसने इस आपराधिक मामले में एक बहुत ही संवेदनशील और मानवीय परत जोड़ दी। इसने केस को अपराध और न्याय के दायरे से निकालकर जिंदगी और भविष्य के सवालों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। जेल में रहते हुए नवंबर 2025 के अंत में मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम राधा रखा गया है। ये सोचना भी कितना अजीब और विरोधाभासी है कि एक तरफ एक इंसान की बर्बर हत्या का मुकदमा चल रहा है और उसी कहानी के बीच उन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। ये इस केस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ जीवन का अंत है तो दूसरी तरफ जीवन की शुरुआत, और दोनों एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। कानून के लिए भी ये एक बहुत ही असाधारण स्थिति है। और भारतीय जेल के नियमों के अनुसार ये बच्ची राधा 6 साल की उम्र तक अपनी मां मुस्कान के साथ जेल में ही रहेगी। 6 साल तक? हाँ, और हमारे स्रोतों से पता चलता है कि लगभग 3 साल की उम्र में जेल के अंदर ही उसकी सुपरवाइज स्कूलिंग भी शुरू होगी, यानी जेल परिसर में ही उसे शुरुआती शिक्षा दी जाएगी। और यहीं पर सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? कि एक ऐसे बच्चे का भविष्य क्या होगा जिसकी दुनिया जेल की चारदीवारी से शुरू होती है। उसका बचपन कैसा होगा? उसके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर इसका क्या असर पड़ेगा? कानून बच्चे को मां के साथ रहने का अधिकार तो देता है, लेकिन क्या ये उस बच्चे के एक सामान्य बचपन के अधिकार का हनन नहीं है? सही बात है। ये स्थिति तो केस को और भी ज्यादा उलझा देती है। अब ये सिर्फ अपराध और सजा का मामला नहीं रह गया है। हाँ, बिल्कुल। अब ये एक बच्चे के अधिकारों और उसके भविष्य का सवाल भी बन गया है। कानून को अब न सिर्फ न्याय करना है, बल्कि एक मासूम जिंदगी के हितों की रक्षा भी करनी है। अदालत के सामने अब सिर्फ एक आरोपी महिला नहीं है, बल्कि एक माँ और उसका नवजात बच्चा भी है। सही कहा। और ये पहलू किसी भी फैसले को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। और इस बच्ची के जन्म ने एक और विवाद को जन्म दिया है, जिसका सीधा ताल्लुक पीड़ित परिवार से है। सौरभ राजपूत के परिवार ने अदालत से बच्ची के डीएनए टेस्ट की मांग की है। ये एक बहुत ही, मुझे लगता है, स्वाभाविक और मानवीय प्रतिक्रिया है। एक परिवार जिसने अपना बेटा खो दिया, वो अब सच के हर टुकड़े को जोड़ना चाहता है। उनके लिए ये जानना जरूरी है कि उस बच्चे का उनके बेटे से कोई रिश्ता है या नहीं। और इस मांग का कारण भी साफ है। वे ये पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या ये बच्ची जैविक रूप से सौरभ की है, क्योंकि जब मुस्कान को गिरफ्तार किया गया था तब वो गर्भवती थी और उस पर साहिल शुक्ला के साथ संबंध में होने का भी आरोप था। बिल्कुल। तो परिवार के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सच क्या है। हाँ। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो डीएनए टेस्ट की ये मांग सिर्फ पितृत्व का सवाल नहीं है। ये पीड़ित परिवार के लिए सच्चाई और न्याय की लड़ाई का एक और हिस्सा है। अच्छा, कैसे?
देखिए, एक तरफ वे अपने बेटे के लिए न्याय चाहते हैं और दूसरी तरफ वो इस कहानी से जुड़े हर पहलू को साफ करना चाहते हैं, जिसमें उस बच्ची की पहचान भी शामिल है। ये उनके लिए एक तरह से इमोशनल क्लोजर की तलाश भी है। समझ गए। ये दिखाता है कि इस एक घटना ने कितने सारे सवाल और कितनी सारी उलझनें पैदा कर दी हैं, जिनका असर बहुत दूर तक जा रहा है। बहुत दूर तक। और ये असर सिर्फ इन दो परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस मामले के सामने आने के बाद मुस्कान के विस्तारित परिवार को, यानी उसके दूसरे रिश्तेदारों को भी उनके समुदाय में सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। और ये किसी भी अपराध का एक और दुखद पहलू है। किसी एक व्यक्ति के किए गए कथित अपराध की सजा उसके पूरे परिवार को, उसके रिश्तेदारों को भुगतनी पड़ती है। सामाजिक बहिष्कार एक बहुत बड़ी सजा है, जो समाज बिना किसी सुनवाई के खुद ही दे देता है। ये दिखाता है कि अपराध की लहरें सिर्फ आरोपी और पीड़ित के किनारे तक नहीं रहती, बल्कि उनके पूरे परिवार और समाज के तालाब में दूर दूर तक फैल जाती हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि ये मामला एक क्रूर हत्या के आरोपों से शुरू हुआ, जिसमें एक नीला ड्रम और सीमेंट शामिल था। फिर जांच आगे बढ़ी, एक लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल हुई, और अब इसमें एक बच्चे के जन्म ने एक नया और बेहद संवेदनशील मोड़ ला दिया है। इसका मतलब यह है कि ये केस अब दो अलग अलग समानांतर चल रही कहानियों का संगम बन गया है। दो कहानियां? हाँ, ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, जैसे एक कहानी अदालत के कटघरे में चल रही है, जहां सबूतों और गवाहों के आधार पर अपराध और सजा तय होगी। ये कहानी अतीत के बारे में है कि 3 मार्च की रात को क्या हुआ था। बिल्कुल। और दूसरी कहानी जेल की दीवारों के भीतर पल रही एक जिंदगी की है। ये कहानी भविष्य के बारे में है, एक ऐसे भविष्य के बारे में जिसका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पूरी तरह से इसी केस के फैसले पर निर्भर करेगा। एकदम सही। इस मामले में अदालत का फैसला जो भी हो, वो मुस्कान और साहिल का भविष्य तो तय कर देगा, लेकिन राधा नाम की उस बच्ची की कहानी, वो तो अभी शुरू हुई है। उसका भविष्य क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा और अनुत्तरित सवाल है। और शायद यही सवाल इस पूरी कहानी को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी से कहीं ज्यादा मार्मिक और जरूरी बना देता है। बिल्कुल, और ये हम सबके लिए एक विचार छोड़ जाता है। ये सोचने वाली बात है कि जेल में शुरू हुई इस जिंदगी का भविष्य क्या होगा, और ये कहानी समाज को अपने कानून, न्याय और मानवीय मूल्यों के बारे में दोबारा सोचने पर कैसे मजबूर करेगी। न्याय का मतलब क्या सिर्फ अपराधी को सजा देना है, या उन मासूमों के भविष्य को सुरक्षित करना भी है जो इन त्रासदियों के बीच पैदा होते हैं? क्या हमारा सिस्टम एक ऐसे बच्चे को एक सामान्य भविष्य देने के लिए तैयार है, जिसकी शुरुआत इतनी असाधारण और